हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग, मतलब अपनी कंट्री से प्यार करने की भावना, अपनी कंट्री के हित के बारे में सोचने की भावना, उसके लिए क्या सही है क्या गलत, इस बारे में सोचने की भावना कंट्री के लोगों में आई और किस तरीके से ये नेशनलिज्म एक चेंज लेके आ गया यूरोप की सभी कंट्रीज में। किन कंट्रीज में? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में। ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है एक पेंटिंग से। फिगर नंबर 1 देखिए, आपका फर्स्ट पेज फिगर नंबर 1। इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ लोग जो हैं वो रैली लेके जा रहे हैं, उनके हाथ में अपनी कंट्रीज के झंडे हैं, नीचे क्राउन पड़ा हुआ है। तो ये पेंटिंग बनाई है फ्रेडरिक सेरिको ने। इन्होंने इस पेंटिंग को 4 सीरीज में बनाया है और इस पेंटिंग को नाम दिया है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने के कारण किस तरीके से मोनार्की रूल, क्राउन का मतलब हुआ मोनार्की रूल, क्राउन नीचे पड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब हुआ कि मोनार्की रूल जो है वो हट चुका है। कंट्रीज जो है आगे बढ़ रही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ, मतलब अपने कंट्री को जो कि एक मोनार्की कंट्री थी उसको उन्होंने नॉन मोनार्की बना दिया है। अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, एक गवर्नमेंट आएगी। किस तरीके से ये सब हुआ, ये सब उन्होंने इस पेंटिंग में दर्शाया है। साथ ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स हुए। पहले क्या था, यूरोप में मल्टी डायनेस्टी एम्पायर्स होते थे, जिसके कारण मोनार्की रूल था। मोनार्की में क्या होता था, राजा के बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, यही रूल कर रहे थे। तो अब किस तरीके से चेंजेस आया, एक मॉडर्न स्टेट, एक नेशन स्टेट्स का इवॉल्व हुआ और किस तरीके से ये मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्पायर्स जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर किसी कंट्री में चेंजेस आ रहे हैं तो चैलेंजेस भी आएंगे। अगर आप कहीं पे चेंजेस, कहीं पे रिवॉल्यूशन ला रहे हो तो वहाँ चैलेंजेस भी आएंगे ही आएंगे। तो ये सभी चैलेंजेस के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस में किस तरीके से चेंजेस आया नेशनलिज्म के कारण। ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट यूनिट हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री क्लास 10। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि किन कंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे, किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जो है पेंटिंग बाय फ्रेडरिक सेरिको। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखिए इसे, फ्रेडरिक सेरिको, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से मोनार्की रूल हट चुका है, मतलब क्राउन नीचे गिरा हुआ है पेंटिंग में। फिगर नंबर 1 देखिए, क्राउन नीचे है पेंटिंग के, और किस तरीके से मोनार्की रूल हट गया है। लोग अपना झंडा लेके जा रहे हैं। झंडा किसका है? कंट्री का झंडा है, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी है। लोग अपनी कंट्री को आगे ले जा रहे हैं, पावर सिटीजन्स पे आ गई है। तो इसी के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे कंट्री वाइज। तो पहला हमारी जो कंट्री आती है वो है फ्रांस। अब हम फ्रांस में क्यों आते हैं? क्योंकि यूरोप में जब नेशनलिज्म आया तो सबसे पहले इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को जिसने अपनाया वो थी फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले, याद रखिए इस लाइन को, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म जहाँ पे हमें देखने को मिला वो है फ्रांस। फ्रांस में 1789 में द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिला। पहले क्या था कि 1789 से पहले मोनार्की रूल था, जिसमें राजा महाराजा, फिर उनके बच्चे यही रूल कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर जो था वो सब यही बना रहे थे। तो एक फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट बन चुका था फ्रांस। लेकिन अब मोनार्की रूल हट चुका है, अब मोनार्की हट गया है। अब जो पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में है। पावर तो आ गई है सिटीजन्स के हाथ में, लेकिन अभी भी सिटीजन्स जो है वो एक्चुअल में सिटीजन्स ऑफ फ्रांस नहीं है। वो लोग अपने आप को अलग अलग समझते हैं। क्यों? क्योंकि देयर आर सम रीजन्स बीइंग रीजनल लैंग्वेजेस अलग है। एक अलग अलग एरिया डिवाइड हो चुका था मोनार्की के वजह से, जिसमें अलग लैंग्वेजेस थी, अलग टैक्स थे, सब कुछ अलग था, कुछ भी एक नहीं था। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो ये कह सके कि हम लोग इस कंट्री के हैं, या फिर उन पर कोई सिंबल नहीं था जो वो ये कह सके कि हम लोग इस रीजन के नहीं, बल्कि हम सब एक है और हम एक कंट्री के हैं। तो ये सब के लिए जो स्टेप्स लिए गए, अब हम वो आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो सभी सिटीजन्स के लिए जो कि फ्रांस के हैं। मोनार्की रूल हट चुका है लेकिन सिटीजन्स अभी भी एक नहीं हुए, तो उन्हें एक करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप लिया गया दो वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करके, जिसका नाम है ला पेट्राए
और ला सिटोयन, ला पेट्राए का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे इंडिया इज आवर मदरलैंड, हम कहते हैं ना इंडिया हमारा मदरलैंड है, तो ऐसे ही वहां पे ये वर्ड यूज किया गया ला पेट्राए, जिसका मतलब होता है फादरलैंड, कि फ्रांस इज आवर फादरलैंड। इसके अलावा ला सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। हम कहते हैं ना वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही वहां के लिए कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ला सिटोयन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। ये वर्ड्स बहुत बहुत पॉपुलर हुए। इन वर्ड्स के वजह से लोगों को पता चला कि हम लोग, हमारा जो फादरलैंड है फ्रांस, हम उसके सिटीजन्स हैं और हम सब एक हैं, हम अलग नहीं है, हम सभी एक हैं। इसके अलावा न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। हमारा फ्लैग है इंडिया का तिरंगा। तो हमारा जो तिरंगा है, अगर हम इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा तिरंगा हमारे साथ रहता है, या तो हमारी टी शर्ट पे रहता है या हमारे हाथ में रहता है। तो वो तिरंगा दिखाता है कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। ऐसे ही फ्रांस में फ्लैग जो इंट्रोड्यूस किया गया वो था फ्रेंच फ्लैग, ताकि उनके सिटीजन्स को पता लगे कि अगर ये जो इंसान है ये फ्रांस का है, अगर वो कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रांस को। तो इसके अलावा नेशनल असेंबलीज बनाई गई। पहले क्या था, स्टेट जनरल थे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग असेंबली थी, अलग अलग रूल था। लेकिन अब अलग अलग जगह पे कोई स्टेट जनरल नहीं रहेगा, अब एक नेशनल असेंबली रहेगी जो लॉ एंड ऑर्डर देखेगी। कुछ अलग नहीं है, अब सब एक है, ताकि सब सिटीजन्स एक तरह से रहे। इसके अलावा नई हाइम्स बनाई गई, जैसे हमारी प्लेज है इंडिया इज आवर कंट्री, ऐसे ही वहाँ उनकी देश की हाइम बनाई गई। शपथ लेने शुरू करी लोगों ने, जो ऑफिशियल्स वहाँ पे इलेक्ट होते थे उन लोगों ने शपथ लेना शुरू किया अपनी कंट्री के लिए। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ये बनाए गए। इसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज जो थे वो बिल्कुल एबॉलिश कर दिए थे। पहले सब अलग अलग टैक्स देते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, लेकिन अब टैक्स एक तरह के होंगे, एक समान होंगे हर सिटीजन के लिए। इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी लाई गई, कैसे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के थ्रू। साथ ही में रीजनल, पहले सबकी अलग अलग लैंग्वेज थी रीजनल, लेकिन अब लैंग्वेज एक हो चुकी थी सबकी, अब कोई अलग नहीं था, सबको एक फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी थी। उनकी रीजनल लैंग्वेज को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया, सिर्फ एक लैंग्वेज प्रमोट की गई जो थी फ्रांस की फ्रेंच। तो ये सभी थे स्टेप्स जो कि लोगों के लिए लिए गए। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने पढ़ा कि फ्रांस में किस तरीके से जब मोनार्की रूल खत्म हुआ तो सिटीजन्स के हाथ में पावर आई। किस तरीके से जब सिटीजन्स पे पावर आई तो सिटीजन्स को एकजुट भी करना था। अभी वो सब अलग अलग थे मोनार्की की वजह से, लेकिन क्या स्टेप्स लिए गए जिनसे उन सबको एक रखा गया। क्या स्टेप्स थे, रीजनल लैंग्वेजेस एक स्टेप था कि रीजनल लैंग्वेज खत्म करके अब फ्रेंच लैंग्वेज हो गई थी। आपका टैक्स जो था, इंटरनल टैक्स खत्म हो चुका था, अब एक ही टैक्स होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो थी इनको करके एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया फ्रांस में। अब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया, फ्रांस में जो नेशनलिज्म की वजह से जो चेंज आया, अब वो गया है और यूरोपियन कंट्रीज में। कौन कंट्रीज थी वो, बेल्जियम हो गया आपका, हॉलैंड हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया। इन कंट्रीज में जाता है ये नेशनलिज्म आगे। लेकिन कैसे जाता है, जाता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, मिलिट्री की वजह से, आर्मी की वजह से, जो कि अपने आइडिया को, अपने इस नेशनलिज्म के एजेंडा को आगे स्प्रेड कर रही थी। पहले क्या था, हर कंट्री में मोनार्की रूल था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया सभी कंट्रीज में मोनार्की रूल था। तो अब वो रूल किस तरीके से खत्म होता है हम पढ़ेंगे इस सब चीजों को आगे। इससे पहले फ्रांस में एक चीज और हो गई है, वहां पे आर्मी में जो मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, ये नाम आपने सुना होगा, ये नाम याद रखिए। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो आर्मी मिलिट्री जनरल थे, ये फिर से पावर में आ चुके हैं, ये मोनार्की रूल को फिर से ला चुके हैं। अभी तक जो था मोनार्की रूल खत्म होके एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी। मतलब जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं ऐसे ही वहाँ इलेक्शंस होने लग गए थे। लेकिन जब आर्मी मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट पे पावर आती है तो ये सब फिर से खत्म हो जाता है, फिर से मोनार्की रूल आ गया था। अब जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सब आइडिया खत्म कर दिया, उन्होंने फिर से मोनार्कियन आइडिया फैलाना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से नेपोलियन कोड बना, किस तरीके से ये सब आगे हुआ, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और यहाँ हमने एक नाम सुना है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट का। इस नाम को ज़रूर याद रखें, बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रांस के रिवॉल्यूशन में। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है अब वो बन चुके हैं डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। उन्होंने मोनार्की रूल को ले लिया है वापस, उन्होंने ये रिपब्लिक और जो ये डेमोक्रेटिक
फ्रांस बन चुका था इसको पूरी तरीके से हटा दिया। फ्रांस तो ले लिया, साथ में बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने वॉर किया, वहाँ भी उन कंट्रीज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उनका एम्पायर बहुत बड़ा हो चुका है अब। तो इस एम्पायर में अब कुछ चेंजेस भी आएंगे, क्योंकि वहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था। अब क्योंकि मोनार्क वापस आ गई है तो वो चेंजेस भी लाएगी। तो वो चेंजेस जो थे वो क्या थे, वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सबसे पहला काम था वो किया, उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब अब कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अभी इलेक्शंस नहीं होंगे, अब जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट है और आगे जो होगा वो उनका ही बेटा होगा। मतलब ये एक सिस्टम वापस से शुरू हो गया था फ्रांस में। तो सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जो उन्होंने चेंजेस लिए, जिसको हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं और सिविल कोड 1804 भी कहते हैं। इसको हम नेपोलियन कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंजेस नेपोलियन लाए थे, तो इसीलिए हम इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो ये इसमें सबसे पहला जो चेंज उन्होंने किया वो था, पहले जो प्रिविलेज थी वो बाय बर्थ मिल रही थी लोगों को, अब वो नहीं है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ आ चुका है। ये सबसे पहला चेंज था उनका जो उन्होंने किया, याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप था ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब अब आपको बाय बर्थ कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, अब आपके लिए लॉ एक बराबर है। जैसा इसके लिए, जैसा इस बंदे के लिए लॉ है वैसा ही आपके लिए भी लॉ है। भले ही आप किसी के भी बेटे हो, आप कोई भी स्टेट में पैदा हो, दैट डज नॉट मैटर, आपके लिए लॉ एक बराबर है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम, सेल्फडोम और मोनोरियल सिस्टम जो था ये भी उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मतलब एक इंसान ज्यादा पीजेंट रखे या फिर उससे टैक्स ले, वो सब भी खत्म हो चुका था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया, मतलब ग्रुपिज्म में जो ये बार्गेनिंग करते थे ना अदर कंट्रीज से, ये सब भी खत्म कर दिया उन्होंने। और इसमें उन्होंने एक काम ये किया कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, बेहतर बना दिया। साथ में स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स वर इम्प्रूव्ड। मतलब पहले क्या होता था कि आपके पास एक वेट जो था, वो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेते, कहते ये तो 1 किलो का है तो हम इसको 1 किलो मान के चलते, अब वो नहीं था। अब बिल्कुल चेंजेस आ चुके थे। साथ में एक कॉमन करेंसी, पहले सबकी अलग करेंसी थी, अब सबकी कॉमन करेंसी बन चुकी है। तो ये सब चेंजेस जो थे ये नेपोलियन लेके आ गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पहले जैसा ही था, लेकिन उसमें अब कुछ बदलाव आ चुके थे। तो ये थे चेंजेस। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने पढ़ा नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस लाए, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ नेपोलियन ने अपने एम्पायर में नहीं लाए, बल्कि इन चेंजेस का प्रभाव बाकी कंट्रीज में भी पड़ा। कैसे? आर्मीज जो थी, जो फ्रांस की आर्मी थी, वो बाकी कंट्रीज में जाके उनको कॉन्कर करने लग गई। बाकी कंट्रीज में लड़ाई लड़ी, देश जीत लिया और नेपोलियन वहाँ के राजा बन गए। ऐसे में बेल्जियम जो कंट्री थी वो भी चाहता था कि फ्रांस जो है वो वहाँ पे आए, लड़े और ये कंट्री का जो राजा है ये यहाँ से हट जाए और नेपोलियन वहाँ आ जाए। क्योंकि जो ये चेंजेस थे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, ये बाकी कंट्रीज को प्रभावित करने लगे। उन्हें लगा ये चेंजेस हमारी कंट्री में क्यों नहीं आ रहे, हमारा राजा जो है वो ये चेंजेस क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा है, या वो ऐसे चेंजेस क्यों नहीं ला रहा है। तो इसीलिए वो उससे प्रभावित होने लगे। वो चाह रहे थे कि जो नेपोलियन है वो उनकी कंट्री में भी आ जाए। तो ऐसे में ना नेपोलियन का मान बढ़ा, उसके बारे में लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। पर ये बातें ज़्यादा देर नहीं रही। क्या हुआ कि नेपोलियन जो है उसके विरोध में भी लोग होने शुरू हो गए। अब जो बातें नेपोलियन के फेवर में थी वो उसके विरोध में भी बदलने लगी। क्यों? क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे इनमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या थे? सबसे पहला, टैक्स जो था वो इंक्रीज हो चुका था। अब आर्मीज है वो कंट्रीज को कॉन्कर करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो उनको पैसा भी चाहिए, गन के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, वेपन्स के लिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स बढ़ेगा तभी तो वो पैसा नेपोलियन उन्हें दे पाएगा। तो पहला प्रॉब्लम था ये टैक्स का। सेकंड था सेंसरशिप का। अब हर जगह कंट्रोल शुरू हो गया, मतलब कोई भी खुलेआम कुछ चीज़ नहीं कर सकता था, वहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रोल होना शुरू हो गया, सेंसरशिप लगना शुरू हो गया। साथ ही में फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। मतलब अभी फ्रांस के सब लोग तो आर्मी में आ गए हैं, लेकिन उस आर्मी को बढ़ाने के लिए वो बाहरी लोगों को भी, जिस कंट्री को वो कॉन्कर करता उनको भी वो फ्रांस की आर्मी में बदल देता। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी हर कंट्री की वो जा चुकी थी। अगर कहने को तो बेल्जियम चाहता था कि नेपोलियन उनकी कंट्री में आए, लेकिन अगर नेपोलियन उनकी कंट्री में आता है तो उनकी पॉलिटिकल जो पावर है, जो फ्रीडम है वो चली जाएगी। अब जो भी होगा वहाँ पे वो फ्रांस के नाम पे होगा।
बेल्जियम के नाम पे नहीं होगा बल्कि फ्रांस के नाम पे होगा, क्योंकि नेपोलियन है तो फ्रांस का ना, तो वो फ्रांस की आर्मी भी जो बन रही थी वो फ्रांस की बन रही थी, भले ही उसमें बेल्जियम के या किसी और कंट्री के लोग होते, लेकिन वो आर्मी कहलाती फ्रांस की, वो फ्रेंच आर्मी कहलाती। तो इस वजह से कई लोग उसके विरोध में होना शुरू हो गए। तो ये था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है नेपोलियन का, उसने क्या चेंजेस लेके आए, वो कैसे राजा बना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है। थैंक यू। अब हमें यूरोप में देखने को मिलती हैं दो क्लासेस, एक है एरिस्टोक्रेसी और एक है द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्लास वो थी जो कि बेहद अमीर लोगों की होती, मतलब जैसे राजा महाराजा जिनके अपने स्टेट्स होते, जिनकी अपनी टेरिटरी होती, जिनका अपना किंगडम होता, तो ये अमीर लोग थे, इनकी एक अलग क्लास बन गई थी जिसको कहते थे एरिस्टोक्रेसी। इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, जिनके स्टेट्स होते हैं या एज आई सेड जिनके अपना किंगडम है। तो ये लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, मतलब यूनाइटेड थे ये। किस तरीके से? क्लास की वजह से। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन यूनाइटेड है क्लास के वजह से। तो ये लोग एक दूसरे से ही रिश्तेदारी बनाते, एक दूसरे से ही जान पहचान बनाते, किसी गरीब से नहीं ये लोग अपने ताल्लुकात रखते, क्योंकि इनको लगता है इनका स्टैंडर्ड जो है वो अपने जैसे लोगों में है। तो यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिवीजन। इसके अलावा इनमें सिमिलैरिटीज ये थी कि ये लोग सभी फ्रेंच बोलते थे, इनकी एक कॉमन लैंग्वेज बन गई थी फ्रेंच। साथ ही में इनके यहाँ जो मैरिज थी वो कनेक्टेड थी, ये सब कनेक्टेड थे बाय दी मैरिज। ये लोग एक दूसरे मतलब क्लास, अब ऐसा होता है ना कि एक अमीर राजा तो वो सोचेगा मैं अपनी बेटी की शादी एक अमीर राजा से ही कराऊंगा, अपनी क्लास अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से कराऊंगा। तो यहाँ पे कास्ट का या फिर रीजन का कोई फर्क नहीं था, यहाँ क्लास का एक फर्क था, वो था कि क्लास से ये सब यूनाइटेड हो चुके थे यहाँ पे। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि राजा महाराजा कम थे तो इनका ग्रुप जो था वो बहुत छोटा था, मतलब ये लोग ज्यादा तादाद में नहीं थे, कम थे, लेकिन एक एरिस्टोक्रेसी क्लास बन चुके थे। अब नेक्स्ट आती है द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास में क्या होता है कि ये गरीब लोग होते हैं जो कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब यूरोप में ग्रोथ आई, तो जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसमैन, जो प्रोफेशनल लोग थे, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको कहा जाता था द न्यू मिडिल क्लास। मतलब ये अमीर भी नहीं है लेकिन ये गरीब भी नहीं है, क्योंकि अपना बिजनेस है तो ना ही ज़्यादा गरीब है ना ही ज़्यादा अमीर है। तो ये आते थे द न्यू मिडिल क्लास में। इनमें क्या होता था कि जो इनके बच्चे होते थे, क्योंकि ये लोगों को इतना तो था इनमें कि ये अपने बच्चों को एजुकेट कर सके, तो जो ये एजुकेट लिबरल्स हो गए थे द न्यू मिडिल क्लास के, ये डिमांड करने लगे नेशनल यूनिटी। ये इन्होंने अपोज किया प्रिविलेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब एरिस्टोक्रेसी जो था इन्होंने कहा इसको हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ, मोनार्की रूल नहीं चलेगा। तो इस तरीके से इसने मॉडर्न यूरोप में थोड़े चेंजेस लेके आए। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट यूनिट जो था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो ख़त्म हो चुका है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी से पहले यूरोप में कोई कंट्री थी ही नहीं, कोई नेशन स्टेट था ही नहीं। जिन स्टेट्स की या जिन नेशन स्टेट्स की हम बात करते हैं, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब थे ही नहीं। ये सब की जगह किंगडम्स हुआ करते थे। उन किंगडम्स को राजा जो हैं वो जीतते, वहाँ लड़ाई होती, फिर राजा उन्हें जीतते और उन किंगडम्स को वो अपनी टेरिटरी में शामिल करते थे। तो इन किंगडम, इन टेरिटरीज में अलग अलग तरह के लोग रहते, जिनको मतलब जिनकी लैंग्वेज अलग होती, जिनके तरीके अलग होते, लेकिन उन सबको रहना साथ पड़ता था। तो ऐसे में हैब्सबर्ग एम्पायर जो होता था, इनको इन टेरिटरीज को नाम दिया जाता था हैब्सबर्ग एम्पायर। मतलब आप वहाँ जाओ, आप किसी स्टेट में जाओ, वहाँ पे जाके लड़ाई करो, उसको अपने अंडर ले लो, फिर वहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी टेरिटरी में शामिल कर दो। मतलब अलग अलग तरह के लोग एक जगह पे, जिनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी है ही नहीं। यहाँ पे इस हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या होता, पहली चीज़ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, दूसरी रीजनल लैंग्वेज। जैसे मैं अगर गढ़वाली हूँ तो मेरी आइडेंटिटी मेरी लैंग्वेज है, गढ़वाली इज़ माई लैंग्वेज, तो मैं इंडियन हूँ या फिर मेरे को हिंदी आती, दिस इज़ नॉट माई आइडेंटिटी, माई रीजनल लैंग्वेज इज़ माई आइडेंटिटी। ऐसा होता था वहाँ पे। नेशनलिज्म तो था ही नहीं, क्योंकि अलग अलग लोग रह रहे हैं तो नेशनलिज्म कहाँ से आएगा उनमें।
साथ ही यहाँ इस हैब्सबर्ग एम्पायर में टाइनॉल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया यहाँ के लोग रहते थे, अलग अलग किंगडम्स के लोग रहा करते, जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, वो थी इटली और जर्मन। इसके अलावा इनको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, ना ही ये लोग बोलते थे। तो ऐसे में नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में, किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, किस तरीके से ये मोनार्की रूल ख़त्म हुआ, मिड 18th सेंचुरी के बाद किस तरीके से यूरोप में एक नया चेंज आया, एक अलग किस्म का यूरोप बना, एक अलग किस्म की यूरोपियन कंट्रीज बनी, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी तक हमने पढ़ा कि यूरोप में दो तरह की क्लासेस हो गई थी, एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास में आए कुछ एजुकेटेड लिबरल, जिन्होंने एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेजेस मिलते थे उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, डिमांड की नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेसी की। अब हम आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म में जो ये लिबरल नेशनलिज्म चल रहा था, मतलब जो ये लिबरल्स थे फ्रॉम द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लिबरल्स थे, इन्होंने कहा मोनार्की रूल हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इन्होंने किस तरीके से नेशनलिज्म को लाया, हम अब पढ़ेंगे। लिबरलिज्म में लिबरल का मतलब होता है फ्री। फ्री किस चीज़ से? फ्रीडम किस बात की? या फिर लिबरल जो है ये एक लैटिन वर्ड है बेसिकली, तो किस बात की लिबर्टी चाहिए, ये सभी पढ़ेंगे हम अभी। तो लिबरलिज्म में पहली जो चीज़ थी, पहला जो प्रिंसिपल था वो थी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब इक्वालिटी जो है कि हर इंसान को कोई भी लॉ अगर है तो उसमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर मैं छोटा हूँ या तू बड़ा है तो तेरे को अलग लॉ या मेरे को अलग लॉ नहीं, सबको एक समांतर लॉ मिलना चाहिए। साथ ही में गवर्नमेंट जो है वो बाय कंसेंट होनी चाहिए, मतलब बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ऐसे नहीं कि राजा का बेटा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल गवर्नमेंट चुनी जाएगी। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बाय द पार्लियामेंट, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमको रिप्रेजेंट करे। जैसा कि हमने देखा ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सभी कुछ गवर्नमेंट्स है जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी गवर्नमेंट की मांग थी वहाँ पे। साथ में एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी मतलब वो लोग जो कि मतलब जैसे पावर ऑफ किंग हो गया, एक किंग है उसने अपनी पावर का खुला प्रयोग करके इसका काम ले लिया या उसकी प्रॉपर्टी ले ली या फिर ये लॉ दे दिया या वो लॉ दे दिया। मतलब जो लॉ लोगों के हित में नहीं है वो लॉ भी किंग पास कर लेता था। तो इसको एंड करने का बोला गया। क्लेरिकल प्रिविलेजेस मतलब जो प्रिविलेजेस चर्च के लोगों को मिलते थे, क्योंकि उनके अंदर एक पावर मानी जाती थी, तो उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे उनको भी हटाने को बोला गया। साथ ही में इंडिविजुअलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। किंग चाहे कभी भी चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसमें लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत में जो लिबरल में जो प्रिंसिपल्स थे वो ये सभी प्रिंसिपल्स थे। और इन सभी प्रिंसिपल्स के बारे में अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ये पॉलिटिकली प्रिंसिपल्स या अलग अलग तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए काम आए। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से कंजर्वेटिव्स आते हैं, किस तरीके से उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या सोच होती है। हमने ये भी देखा कि बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ था 1815 में, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो हार चुके थे। तो अब रिवॉल्यूशनरीज आते हैं। तो रिवॉल्यूशनरीज कैसे आते हैं ये हम देखेंगे। 1815 में जब कंजर्वेटिव्स के पास पावर आ गई, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो हार चुके थे, तो उन्होंने ईयर्स ऑफ रिप्रेशन, मतलब एक तरह से ईयर्स ऑफ रिप्रेशन शुरू हो गया। क्योंकि कंजर्वेटिव्स उन सभी को मारते जो इनके अगेंस्ट बोलते। तो ऐसे में लोग जो थे वो छुपना शुरू हुए। अब एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर एक जगह छुप रहे हैं तो वो भी उनकी भी सोच होगी, डिबेट होगी। तो ऐसे कर करके सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हो गई। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ में होने लगे रिवॉल्यूशनरीज, जो कि इन कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट बात करते थे, इनके अगेंस्ट अपना गुस्सा जताते या फिर इनके अगेंस्ट बोलते थे। तो दे वर कमिटेड टू अपोज मोनार्क स्टैब्लिश्ड आफ्टर वेइना कांग्रेस। वेइना कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वेइना मैंने पहले बताया था ना। तो ट्रीटी ऑफ वेइना किसने होस्ट की थी? ड्यूक मेटर्नी ने। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूक मेटर्नी ने वेना और ट्रीटी ऑफ वेना जो थी वो होस्ट की थी। तो जितनी भी ये मोनार्क स्टैब्लिश हो गई थी, इन्होंने इन सबको जो थे इन सबको रिवॉल्यूशनरीज अपोज करने लगे। मतलब सब रिवॉल्यूशनरीज का कहना था कि ये सब गलत है, इन सबको हटाओ
और डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेटिक नेशन बनना चाहिए यूरोप। तो इसमें एक नाम आता है रिवॉल्यूशनरीज में, वो है गुजीपी मजीनी का। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि सोसाइटीज़ जो थी वो दो तरीके की हो चुकी थी, एक एरिस्टोक्रेसी और एक द न्यू मिडिल क्लास। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1895। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? मतलब कंजर्वेटिव सोच रखने वाले। कंजर्वेटिव मतलब कुछ लोग जिनकी सोच पुरानी है, मतलब जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस या मोनार्की रूल या राजा महाराजाओं के रूल को ही सही समझते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि नेशनलिज्म आए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। वो सब ये चीज़ें नहीं चाहते थे। वो पुरानी सोच रखने वाले लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी ये कहती थी कि मोनार्की रूल ही सही है। तो इसमें जो ये लोग थे, ये लोग डिमांड करते थे रिस्टोर करने को वो ट्रेडिशनल एम्पायर्स या वो मोनार्की रूल। तो इसमें 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ये बैटल ऑफ वाटरलू हारे थे, तो ऐसे में एक न्यू एरा आ गया था, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत चेंजेस लाए। वो एक डिक्टेटर, ही वॉज डिक्टेटर ऑफ फ्रांस, बट ही ऑल्सो ब्रॉट सम चेंजेस विच वर गुड फॉर अस, मतलब फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस। तो अब यहाँ एक न्यू कंजर्वेटिज्म आया। यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने, जब नेपोलियन हार गए, तो जो ये कंजर्वेटिज्म, ये जो लोग थे, इन्होंने कहा कि हमें जो ये पुराना जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है इनको रिस्टोर तो करना है, पर जो नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस भी हमको अडॉप्ट करने हैं। मतलब इनको पुरानी चीज़ें तो रिस्टोर करनी है, मोनार्की रूल चाहिए, लेकिन जो चेंजेस नेपोलियन बोनापार्ट लाए थे उनको भी ये अडॉप्ट करना चाहते थे। जैसे आर्मी हो गई और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो गई, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे वो सब वो चाहते थे कि हम इनको भी अडॉप्ट करें। तो ये था एक न्यू कंजर्वेटिज्म। साथ ही में 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हारे, तो जिन लोगों ने इनको हराया उन लोगों की भी एक बैठक हुई, और उन्होंने इस बैठक में एक ट्रीटी ऑफ वियोना साइन की 1815 में, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि सभी चीज़ें, मतलब जो भी चेंजेस लाए नेपोलियन बोनापार्ट, वो सभी को रिस्टोर किया जाए। और इन सभी को रिस्टोर करने की ये ट्रीटी साइन की गई, जिसको ट्रीटी ऑफ वियोना कहते हैं। सो दिस वॉज द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिबरल जो कि एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास बन चुके थे, इनका मतलब क्या था, इनकी डिमांड्स क्या थी, या फिर ये किस प्रिंसिपल पे खड़े हुए थे। तो उसमें हमारा पहला पॉइंट था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अगर हम इनको दो सेक्शंस में डिवाइड करें, जो कि एक है पॉलिटिकल स्फेयर और एक है आपका इकोनॉमिक स्फेयर, तो पॉलिटिकल स्फेयर के अकॉर्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। मतलब अगर इक्वालिटी तो है, अगर वोटिंग हो रही है तो सबको चांस नहीं मिलेगा वोट करने का, सिर्फ कुछ लोगों को चांस मिलेगा वोट करने का। तो इसमें पॉलिटिकल स्फेयर में इनकी एक अलग तरीके का वेरिएशन या एक अलग तरीके की चेंज आ गया था। साथ ही में गवर्नमेंट जो थी वो मेजॉरिटी से ही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट से दी जाएगी। पॉलिटिकल में बेसिकली वो सारे पॉइंट्स आए जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी या क्लेरिकल प्रिविलेजेस और इंडिविजुअलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब इसी में आता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि इकोनॉमिक स्फेयर जो है वो पॉलिटिकल से अलग है। इकोनॉमिक के अंडर में आता है मार्केट। सबसे पहली लिबरल जो ये लोग थे, जो ये पढ़े लिखे नए मिडिल क्लास बन गए थे, ये बेसिकली गरीब थे। गरीब के बाद इन लोगों ने काम किया, प्रोफेशनल किया हो या फिर अपना बिजनेस किया हो, तो इस वजह से ये मिडिल क्लास में आए। तो अब इनकी एक डिमांड थी कि एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब अगर बिजनेसमैन है तो ये चाहते थे कि जो टैक्स लगता था इतना सारा मूवमेंट ऑफ गुड्स में, वो नहीं लगना चाहिए, वो हट जाना चाहिए, ताकि हर कोई इंसान आराम से अपना सप्लाई या फिर जो भी सामान है वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके। साथ में जो ये वेट मेजरमेंट्स था, मैंने आपको पहले भी बताया कि वेट मेजरमेंट्स कैसे होते थे। आपकी बुक में एल शेप करके बताया गया है कि एक जो वो एल है वो किसी जगह अलग वेट का बताते हैं, किसी जगह अलग वेट का बताते हैं। तो ये बहुत डिफ्रेंसिएशन हो रहा था वेट में। मान लो ये पेन है, अब ये पेन वो कहता है ये 5 kg का है, 5 kg का मैं बोल रही हूँ ये 5 kg का है, दूसरा इंसान कह रहा नहीं ये तो 10 kg का है। तो ये सब जो है ये डिफ्रेंसिएशन ना हो, इसीलिए उन्होंने बोला कि वेट एंड मेजरमेंट्स के इन तरीक़ों को हटा दिया जाए।
साथ ही में करेंसी जो है वो एक करेंसी होनी चाहिए जिसमें लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकें। साथ में डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब एक यूनिफाइड एक इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आए आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए थे। लिबरल पॉलिटिकल के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको लिबरल नेशनलिज्म समझाते हुए समझा दिए थे, इकोनॉमिक के मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमने रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा और इसमें एक नाम आया गुज़ीपी मज़ीनी का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आप सब इसे याद रखें। नेम्स एंड डेट्स हिस्ट्री में याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब इन्हीं के आसपास का आता है। तो गुज़ीपी मज़ीनी का जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में। ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, मतलब एक देश क्रांतिकारी थे ये, एक तरीके से अपने देश के प्रति जो देश के हित के लिए कार्य थे वो करते थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स बनाना शुरू किया। इन्होंने मोनार्कीज़ को हटाने के जो विचार थे उनको उभारना और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। तो ऐसे में एक बार लिगोरिया में एक रिवॉल्यूशन की लड़ाई में ये हार गए। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जाइल की सज़ा मिल गई इनको 1831 में। एग्जाइल मतलब हो गया देशद्रोही की सज़ा मिल गई इनको, लेकिन तब भी इन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे, इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इन्होंने तब भी अलग अलग जगह जाके रिवॉल्यूशनरीज़ को देखा। इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज़ की जो अपनी जो ये विचारधारा थी कि हमको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी चाहिए और नेशनलिज्म लाना चाहिए, ये विचारधारा लोगों तक पहुंचाई। साथ ही इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की, जो कि दो हैं मेनली। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखें। यंग इटली और यंग यूरोप, ये दो सोसाइटीज़, यंग इटली जो थी वो मेंसेलाई में हुई थी और यंग यूरोप बार्ने में हुई थी। ये दो सोसाइटीज़ इन्होंने फॉर्म करी। साथ में ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही, भगवान नहीं चाहता है कि हम तानाशाही करें, भगवान चाहता है कि हम सब प्रेम से रहें। तो ये इनकी विचारधारा थी। तो ये था हमारा पूरा कि यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। इसमें हम लोगों ने सारे हमारे रिवॉल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा, इसमें हमने कंजर्वेटिज़म के बारे में पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि एक मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेसी क्लास क्या थी, इसमें हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। तो ये था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जितने भी मैंने आपको नाम और डेट्स बताई हैं, मैं सारी डेट्स नहीं बोलती हूँ, पर जो जो मेन डेट्स मुझे लगी मैंने वो सभी बताई हैं, और आप इन सभी को याद रखें। इन नोट्स को बार बार रिपीट करके पढ़ें, बहुत ईजीली आपको लर्न हो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस यूनिट। अब हम आ गए हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरीके से चेंजेस आए 1830 से 1848 के बीच में, और हम साथ में पढ़ेंगे कि 1830 से 1848 में जो चेंजेस आए उसमें कौन कौन से मशहूर राइटर्स, पोएट्स, इन सभी के नाम हैं और क्या क्या कंट्रीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो शुरू करते हैं। अब अगर रिवॉल्यूशन आया है तो पहली कंट्री या पहला जो नेशन है उसका नाम आएगा, वो नाम है फ्रांस। क्योंकि फ्रांस में जब भी कोई आइडियोलॉजी यूरोप में आती है वो सबसे पहले फ्रांस अडॉप्ट करता है। तो जैसे नेशनलिज्म की शुरुआत भी फ्रांस ने करी, तो ऐसे ही रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी फ्रांस से हुई। तो ऐसे में ड्यूक मेटर्नी, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वाइना साइन करी थी, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उन्होंने एक बात कही है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जो भी चीज़ें फ्रांस में होती है, जो भी आइडियोलॉजी फ्रांस अपनाता है, वो अदर कंट्रीज़ भी डिमांड करने लग जाती है। तो यहाँ ये है कि अब रिवॉल्यूशन जो है वो आ गया है 1830 में। उसमें फ्रांस के जो मोनार्क हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए हैं। मतलब अभी जो मोनार्कियन रूल था उसमें क्या होता था, खुल्लम खुल्ला तुम्हें जो करना है राजा महाराजा वो करेगा, लेकिन अब वो लॉ एंड ऑर्डर से बंध चुका है। लॉ एंड ऑर्डर को उसको फॉलो करना है, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए हैं। लिमिट पावर जो है वो लिमिट हो गई है। इसके अलावा फ्रांस में रिवॉल्यूशन भी आ गया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बेल्जियम में पड़ गया। अभी बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि रिवॉल्यूशन फ्रांस में आया है तो अब बेल्जियम भी डिमांड कर रहा है कि हमको भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम भी किसी के अंदर नहीं रहेंगे, हमको भी अपना इंडिपेंडेंट कंट्री दो।
तो उनको भी इंडिपेंडेंस मिल गई है। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो आया वो आया ग्रीस में। ग्रीस में क्या हुआ? ग्रीस में हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजियस सिविलाइजेशन में बटा हुआ है ग्रीस, एक इस्लाम और एक क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मानते हैं ग्रीस उनका है, क्योंकि ग्रीस जो है वो कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस। मतलब ग्रीस को क्रिश्चियन समझते हैं कि हमारे सारे भगवान यहाँ से हैं, ग्रीस ही हमारा कंट्री जो एक तरह से ग्रीस है, तो वो चाहते हैं उनका रूल हो ग्रीस में ना, और कोई ना हो वहाँ पे। तो अब ये बताती हूँ क्यों वो ऐसा चाहता है, क्योंकि ग्रीस की जो इम्पोर्टेंस है वो यूरोप में भी बहुत है। अब वो अपना रूल इसलिए चाहते हैं क्योंकि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता है। मतलब ऑटोमन एम्पायर वो लोग हो गए जो कि टर्की में जो इस्लामिक रूलर्स थे जिन्होंने ग्रीस को रूल कर रहे थे, मतलब जिन्होंने ग्रीस को जीता था। तो अभी जो क्रिश्चियंस है ना ये उनके अंडर आते हैं, तो इसीलिए क्रिश्चियंस चाहते हैं कि हमारा एक सेपरेट, हमें मतलब जो ग्रीस है वो हमारे नाम पे कर दो, बेसिकली वो ये चाहते हैं। तो अब यहाँ एक पोएट का नाम आता है लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन जो थे इन्होंने ग्रीस की इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, लेकिन इनकी तबीयत खराब थी तो ये वॉर में ही मर गए। ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपोल, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपोल जो है वो साइन हुई 1832 में, जिसमें ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई। मतलब अब ग्रीस क्रिश्चियन का हुआ, मतलब क्रिश्चियन का हुआ नहीं, लेकिन ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से हट गया। अब ग्रीस में इस्लामियों की नहीं चलेगी, अब ग्रीस में दोनों जनों की चलेगी। तो ये था हमारा, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है पर ये था हमारा फिर थोड़ा बहुत एज ऑफ रिवॉल्यूशन का। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो अब क्या हो गया, 1848 में फ्रांस में एक और रिवॉल्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जो लोग गांव में थे उनको गांव में तो काम मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा हम शहर में जाते हैं और शहर में काम करेंगे। तो माइग्रेशन होने लगा। क्यों हुआ? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा ना, तो इसीलिए माइग्रेशन शुरू होने लग गया। अब ऐसे में लोग जो थे वो गांव से काम को ढूंढने के लिए शहर में चले गए, लेकिन इसके साथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट भी हो गया। अब शहरों में इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो वहाँ पे भी काम मिलना मुश्किल था। ऑल्सो कंपटीशन बढ़ गया था, ब्रिटेन से गुड्स जो थे वो इम्पोर्ट हो रहे थे हमारे फ्रांस में। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी। जितने भी वर्कर्स जो थे वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से आ तो गए थे शहर में, उन्हें काम भी मिल गया, लेकिन उन्हें वो सैलरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कंपटीशन जो था वो इस तरीके से हाई हो चुका था। ऐसे में फ्रांस में हार्डशिप की सिचुएशन आ गई, और जितने भी लोग थे वो मतलब एक तरह से कहें ना कि एक देश में जहाँ बहुत पॉपुलेशन हो गई है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और अगर जिसके पास है उसको पैसा मिल नहीं रहा है, तो एक लोग बहुत हार्डशिप फेस करने लगे थे। बहुत बुरा समय आ चुका था फ्रांस में। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट वेज में लोगों के अंदर देश के प्रति प्यार और देश प्रेम या फिर नेशनलिज्म की भावना जगाई गई डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू। मैं बताती हूँ कैसे। इसमें क्या होता है, आपके जो कल्चरल रिफॉर्मर्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं नेशनलिज्म की भावना या फिर नेशन आइडेंटिटी की भावना। कैसे? आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, इन सभी के थ्रू ये हेल्प करते हैं टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द पीपल लिविंग इन अ कंट्री। तो अब क्या होता है कि जो रोमांटिसिज्म की जिनके अंदर में, मतलब जिनको रोमांटिसिज्म की जो आइडियोलॉजी रखते थे, वो एज ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम आर्ट फॉर्म के थ्रू लोगों के दिमाग में नेशन के प्रति फीलिंग लेके आने लगे। तो इसमें जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया साइंस को और रीजन को। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई थी, तो लोग ना अपने रीजन या टेक्नोलॉजी के बारे में या उन्हीं को बढ़ावा देते थे। तो अब क्या हो गया है, ज़्यादा फोकस जो था वो लोगों का इमोशंस पर नहीं रह गया था, लोग प्रैक्टिकली सोचने लग गए थे। तो ये जो जितने भी ये रोमांटिक आर्टिस्ट है इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले तो पोलैंड आता है। पोलैंड में फोक सॉन्ग्स और फोक पोइट्री या फोक डांस इनका यूज़ होने लगा, इनके थ्रू नेशन फीलिंग्स आने लगी। इसमें एक नाम आएगा, करोल
कुरपनसकी का, करोल कुरपनसकी। इट्स अ नेम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड यू शुड राइट इट डाउन समवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ओपेरा म्यूजिक, फोक डांस का यूज़ किया और नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। साथ ही में लैंग्वेजेस की मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करा गया। कैसे? अब पोलैंड में क्या था, वहाँ रशियन लैंग्वेज यूज़ होती थी, मतलब वहाँ पॉलिश लैंग्वेज को मना कर दिया था कि तुम पॉलिश नहीं बोलोगे। लेकिन जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने कहा हम तो पॉलिश लैंग्वेज के माध्यम से ही ये रशियन जो डोमिनेंस है इसके अगेंस्ट अपनी बात रखेंगे। किससे? अपनी रीजनल लैंग्वेज के थ्रू। वहाँ के स्कूल्स में बोला कि आप लोग सिर्फ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाओगे, आप पॉलिश यूज़ नहीं करोगे। तो इन्होंने बोला, इन रिवॉल्यूशनरीज ने कहा अब हम अपनी ही लैंग्वेज के थ्रू तुम्हारे मतलब रशियन जो ये रशियन डोमिनेंस था इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो ये हमारा आ गया द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग्स के अंदर। तो अब हम आते हैं इसी के आगे, जहाँ तक मैंने पढ़ाया हम उसके आगे आते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन बढ़ गई, माइग्रेशन हो गया है। अब लोग जो है वो इन एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इस वजह से ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है वो इतना महंगा आ रहा है कि अब लोगों के पास अपने वर्कर्स को देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब बढ़ती पॉपुलेशन के साथ क्या हो गया, फूड प्राइस भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप हार्वेस्ट करी थी वो फेल हो गई है। मतलब जो क्रॉप हार्वेस्ट करी थी वो ख़राब हो चुकी है। इनफ खाना नहीं है लोगों तक पहुंचाने के लिए। डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है। तो अब क्या हो गया, अब लोगों की जो ये प्रॉब्लम्स है, ये इन सभी प्रॉब्लम से परेशान होके 1848 में एक आउटबर्स्ट ऑफ पीपल हो गया। मतलब लोग इतना परेशान हो गए इन सभी प्रॉब्लम से, खाने से और अनएम्प्लॉयमेंट से, कि अब आउटबर्स्ट ऑफ पीपल हो गया। लोगों का गुस्सा, लोग मतलब गुस्सा हो चुके हैं अब। और इन सभी का जिम्मेदार वो लुइस फिलिप को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा है वहाँ का और उनको लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है ये इस राजा की वजह से ही हो रहा है। तो उन्होंने उस राजा को जिम्मेदार समझा। इस वजह से लुइस फिलिप को अपनी पोजीशन से हटना पड़ा। मतलब लोगों की, अब देखिए आप, यहाँ की सिटीजन्स की वजह से जब लोगों के अंदर आक्रोश आया, उन्होंने राजा को ही हटा दिया। जहाँ पे मोनार्की रूल चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था, वहाँ पे अब राजा हट चुका है और अब पावर आ चुकी है नेशनल असेंबली के पास। तो नेशनल असेंबली ने एक ऐलान किया कि 21 साल मतलब 21 ईयर्स, जैसे हमारे यहाँ 18 ईयर्स के बाद वोटिंग राइट है, वहाँ पे 21 ईयर्स के बाद जितने भी मेल हैं उन सभी को वोटिंग राइट मिलेगी। अब वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। अब वहाँ पे जो रूल है वो मोनार्की रूल नहीं रहेगा। अब वहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट या फिर जो भी होगा प्राइम मिनिस्टर वो आएगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। तो मोनार्की एक तरह से हट चुका था वहाँ, और जो भी एक रिपब्लिक नेशन बन चुका था यूरोप। और मोर देन डैट, नेशनल असेंबली ने भी अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि हम जो है वो पब्लिक के थ्रू इलेक्ट किए गए हैं, हम कोई राजा महाराजा नहीं है, या हमारे बच्चे आगे जाके रूलर्स नहीं बनेंगे, बल्कि अब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो रूल करेगी। तो ये हमने पढ़ा था यूरोप के बारे में, हमने पढ़ा एज ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। अब हम अभी इसमें और है थोड़ा आगे, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हमने पढ़ा रिवॉल्ट के बारे में, जो कि फार्मर्स, पीजेंट और ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे इनके द्वारा हुआ। इन्होंने अपना ऐसा रिवॉल्ट किया कि लुइस फिलिप जो थे उन्हें ट्रोन छोड़ना पड़ा। अब ये सभी देख के जो लिबरल थे, जो कि रिवॉल्यूशन चाहते थे, जो कि रिवॉल्ट कर रहे थे, तो लिबरल कौन थे? हमारे मिडिल क्लास थे, जिन्हों के मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके बच्चे जिन्होंने आगे जाके पढ़ाई करी और उन्होंने डेमोक्रेसी लाना चाहा, उन्होंने मोनार्की रूल को हटाने की कोशिश करी। तो ये लिबरल्स जो थे, इन्होंने सोचा अभी तवा गरम है, हम भी रोटी सेक देते हैं। मतलब ऑलरेडी लुइस फिलिप हट चुके हैं थ्रोन से, क्योंकि लोगों ने बोला है, लोगों ने जोर डाला है, तो अब हम भी करेंगे तो शायद हमारी भी बात मान ली जाए। तो फार्मर्स जो थे वो तो हंगर हार्डशिप की वजह से अपना रिवॉल्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो लिबरल्स थे ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन हो। मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म मिले, ट्रेड जितना भी हो रहा है वो फ्री हो, टैक्स ना लिया जाए, मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड बॉडी हो जो कि रूल करे। तो इसलिए क्या हुआ, जर्मनी में जितने भी ये लिबरल्स हैं इन सब ने एक टीम फॉर्म की, इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म की और इन्होंने सोचा कि हम लोग सब मिलकर जाते हैं फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट एक पार्लियामेंट है, ये फ्रैंकफर्ट नाम एक सिटी है और वहाँ एक पार्लियामेंट है, जहाँ इन सब ने सोचा कि हम लोग जाते हैं। वहाँ जाके
दे ऑल वोटेड बाय ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और 831 मेंबर्स ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेजेंट किया फेडरिक विलियम फोर को, जो कि किंग ऑफ पर्सिया है। तो फेडरिक विलियम फोर को जब इन्होंने अपना ये ड्राफ्ट पेश किया तो उसमें लिखा था कि फेडरिक जो है वो थ्रोन पे तो रहेंगे लेकिन उनकी पावर कम हो जाएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एक तरीके से अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मैंने आपको पहले भी बताया कि किंग थ्रोन पे रहेगा लेकिन उसकी पावर जो है कम हो जाएगी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलेंगे, मतलब किंग अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। तो फेडरिक ने क्या किया, फेडरिक ने मना कर दिया। फेडरिक ने कहा मैं ये बात नहीं मानता, और उसने रिजेक्ट कर दिया इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट लेके आया था, उसने ये रिजेक्ट किया। और इनका जो ये जितने भी इन्होंने ये एफर्ट्स लगाए थे ये सब फेल हुए। इन्हें लगा कि जिस तरीके से फार्मर्स और ये पीजेंट्स ने अपना रिवॉल्ट करके लुइस फिलिप को हटा दिया है, अब फेडरिक विलियम जो है इसको भी ये लोग हटा देंगे। तो ऐसे नहीं हुआ। फेडरिक का साथ देने के लिए बहुत लोग आए, आर्मी आई, उन्होंने सबने फेडरिक का साथ दिया और इस वजह से फेडरिक जो है वो थ्रोन पे रहे। तो ये बात थी एज ऑफ रिवॉल्यूशन की। अब हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि जर्मनी के बारे में होगा। हेलो एवरीवन, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी, हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। तो अब देखिए आपकी अभी तक क्या था कि पहले तो जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इन्होंने हंगर हार्डशिप के चलते रिवॉल्ट किया और इन्होंने लुइस फिलिप को थ्रोन से हटा दिया। तो अब क्या हो गया, अब लिबरल्स ने सोचा कि अरे अभी हम भी, क्योंकि माहौल ऐसा है, अब हम भी अपना रिवॉल्ट करते हैं, हम भी अपनी बात मनाते हैं, क्या पता हमारा जो ये किंग है ये भी हट जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 831 मेंबर्स ने ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया, इसको फेडरिक विलियम फोर को दिया। और फेडरिक विलियम फोर को कहा कि आप मतलब पावर में तो रहेंगे लेकिन आप कोई भी लॉ, मतलब आप कोई भी रूल अपने हिसाब से नहीं बता सकते, आपको लॉ के हिसाब से अपना रूल बनाना होगा, आपकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो फेडरिक विलियम क्यों ये बात मानते, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो ये बात नहीं मानेंगे, और उसका सपोर्ट भी बहुत ऑफिशियल्स ने किया। तो ऐसे में जो जितना भी इन लिबरल्स ने सोचा था कि हम लोग अभी हमारी भी बात मान ली जाएगी, जितने भी इन्होंने एफर्ट्स किए वो सब फेल हो गए। तो अब हम आ गए हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी हमारे नेक्स्ट यूनिट में। यहाँ क्या देखा जा रहा है, यहाँ ये देखा जा रहा है कि लिबरल्स जो थे, जो कि अभी तक नेशनलिज्म के लिए खड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, हमें ये डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए, हमें रिपब्लिक नेशन चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, हमें मोनार्की रूल नहीं चाहिए। तो अब उनके साथ जो कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो चाहते थे कि मोनार्की हो, जिन पिछड़ी हुई सोच वाले ना, जो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक नेशन नहीं होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। अब वो भी यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि नेशनलिज्म आए। क्यों चाहते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो जनता के खिलाफ काम करेंगे तो जनता उनको वोट नहीं देगी, वोट भी नहीं देगी, इसलिए हो जाएगा कि जनता उनका साथ नहीं देगी। तो वो चाहते थे कि साथ जनता का उनको साथ मिले, इसीलिए उन्होंने भी जनता की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। यहाँ आप एक क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो इसका आंसर आपको अब आगे इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अब इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम यही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो अब कंजर्वेटिव्स भी शो कर रहे थे, और इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है जर्मनी और इटली, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से अब कंजर्वेटिव्स भी नेशनलिज्म की फीलिंग ला रहे थे और नेशनलिज्म किस तरीके से अब आने लग गया था यूरोप में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अब आगे हम पढ़ेंगे हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको एलिगेरी के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी दो नेशंस जहाँ पे ये एलिगेरी का यूज़ हुआ। एक है फ्रांस, एक है जर्मनी। फ्रांस में क्रिस्टेन मेरियन, इनको एज अ सिंबल रखा गया, एज अ सिंबल ऑफ एलिगेरी, कि हमारे अपनी नेशन की विचारधारा या बातें बाहर लोगों तक पहुंचाने की या अपने ही देश के लोगों को बताने के लिए इनका यूज़ किया गया। जैसे हमारी है भारत माता, ऐसे ही वहाँ हो गई थी क्रिस्टेन मेरियन। ठीक है, तो इनका यूज़ किया गया। ये क्या सिंबलाइज करती थी, ये सिंबलाइज करती थी आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, मतलब तुम सब अलग नहीं हो, तुम सब एक हो, हम सब एक हैं, हम जितने भी फ्रांस में लोग हैं हम सब एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी भाषा हमको जोड़ती है, या फिर हमारे व्यवहार हमें जोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी क्रिस्टीन मेरियन की एक जो मूर्ति थी वो सिंबलाइज करती थी। साथ ही में ये आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक भी बताती थी कि लिबर्टी क्या, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, रिपब्लिक मतलब एक तरह से लिबर्टी और रिपब्लिक की तुम अब आज़ाद हो, तुम अब
स्कॉटलैंड, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम अब स्कॉटलैंड के अंडर नहीं हो, या तुम अब आयरलैंड के अंडर नहीं हो, तुम सब अब ब्रिटेन के अंडर हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। मैंने बस ये एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। नेशनल सिंबल की तरह उनका यूज़ किया जाने लगा, उनको जगह जगह उनकी मूर्ति लगाई जाने लगी। मतलब अगर यहाँ पे उनकी मूर्ति है तो मतलब ये मूर्ति आइडिया बता रही है ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, साथ ही में आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन बता रही है ये मूर्ति। तो जगह जगह उनकी मूर्ति लगाई जाने लगी, और उनकी इमेज जो थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स इन पे भी लगाई जाने लगी। ऑफ कोर्स वो उनका सिंबल था तो वो लगाएंगे ही उसको, कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी उनकी इमेजेस लगाई जाने लगी, ठीक है। अब हम आते हैं जर्मनी में। जर्मनी में कौन थी? जर्मनी में थी जर्मेनिया। जर्मेनिया के अगर आप फिगर देखोगे, आप सर्च करके देख सकते हैं, तो उन्होंने क्राउन पहना है, क्राउन पहना है उन्होंने ओक लीव्स का, पीछे जर्मनी का झंडा लगा हुआ है, आगे एक तलवार है। तो ये उनकी फिगर है। अब अगर हम लोग अपनी भारत माता को देखें तो हमारी भारत माता कैसी दिखती है? हमारे देश का झंडा है, उन्होंने साड़ी पहनी है, और यू नो उनके चेहरे पे दिख रहा है कि वो कितनी बोल्ड हैं और क्या विचार दे रही है, एकता का विचार दे रही है। तो ऐसे ही जर्मेनिया की जो जर्मेनिया थी, जर्मनी की जो जर्मेनिया थी, जो रिप्रेजेंट कर रही थी उनको, शी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मतलब उनके सर पे ओक लीव्स का क्राउन होता ही था। अब यहाँ ओक लीव्स का मेंशन क्यों किया गया? ओक लीव्स का क्राउन ही क्यों था? क्योंकि ओक लीव्स को बताया जाता था एज अ सिंबल ऑफ हीरोइज्म, मतलब ओक लीव्स कहते थे हीरोइज्म का एक तरीके से, एक रिप्रेजेंट कर रही है ओक लीव्स हीरोइज्म, तो इसीलिए उनके सर पे ओक लीव्स का क्राउन जो था उनको पहनाया जाता था। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि इन दोनों कंट्रीज में कौन कौन एलिगरी थी और क्या रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अभी तक हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ऑटो और बिस्मार्क ने, किस तरीके से केसर विलियम जो थे इन्होंने, ये सब रूलर्स बन गए थे। ऑटो और बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया, केसर विलियम वन जो थे वो वहाँ के रूलर बन चुके थे। अभी क्या हो गया? अब हम आ गए इटली की यूनिफिकेशन में। अब देखो जर्मनी में और इटली में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ है। पहली क्या है कि वहाँ पे जब लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स एक वे, इन्होंने कहा हमें नेशनलिज्म लाना है, तो पर्सिया के जो ये थे, कौन थे? मोनार्क थे, इन्होंने कहा हम ये जिम्मेदारी लेंगे। यहाँ पे किसने ली? इटालियन प्रिंस हाउस के जो किंग थे, जो रूलर थे, किंग विक्टर इमैनुअल टू, इन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लूँगा। तो किंग विक्टर ने कहा कि आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं यूनिफिकेशन कराऊंगा। इधर क्या हुआ? इधर पर्सियन जो मोनार्क थे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ऑक्टो एंड बिस्मार्क को। इन्होंने कहा आप जो हैं, आप यूनिफिकेशन ग्राउंड लेवल पे जाके कराओगे, भले ही लड़ाई करो, कुछ भी करो, बस हमें यूनिफिकेशन करा के देना है। तो इन्होंने 7 साल में 3 वॉर लड़े थे। इधर क्या हो गया? इधर किंग विक्टर ने जिम्मेदारी दे दी थी अपने चीफ मिनिस्टर को, कैवियोर। इन्होंने कैवियोर को कहा अब तुम लड़ाई करो, तुम कुछ भी करो, तुम हमको बस यूनिफाई करके दो, हमें यूनिफिकेशन चाहिए। तो इधर क्या हो गया है ना, दोनों जगह देखो बहुत सिमिलैरिटीज़ है, इधर भी लड़ाई लड़ी, इधर भी लड़ाई लड़ी। यहाँ पे क्या हो गया? जो ये थे कैवियोर थे, ही वॉज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक, मतलब वो ना मोनार्क चाहते थे, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको बस उनको एक ऑर्डर मिला, उन्हें वो फॉलो करना था। तो इनके रिलेशंस जो थे, आपकी बुक में लिखा है कि ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते थे, इसका मतलब ये है कि इनके रिलेशंस फ्रांस के साथ अच्छे थे। तो इन्होंने फ्रांस की मदद लेके, फ्रांस की हेल्प लेके ऑस्ट्रियन हेब्सबर्ग को हराया, मतलब जो नॉर्थ में है ऑस्ट्रियन हेब्सबर्ग, उनको हराया, और वहाँ पे जो पूरा नॉर्थ था उसको फ्री कराया, उनको फ्रीडम दिलाई। पहले वहाँ पे कौन था? ऑस्ट्रियन हेब्सबर्ग जो थे, इनका राज चल रहा था, लेकिन अब वो हार चुके थे, तो अब ये नॉर्थ जो है ये पूरा फ्री हो चुका था। तो इन्होंने भी यूनिफिकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और किसने दिया? और दिया गुजीपी मजीनी ने। गुजीपी मजीनी भी आपको याद होंगे, जिन्होंने यंग इटली, यंग जर्मनी करके 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, एक रिवॉल्यूशनरी थे। तो इनका भी जो है ना, इनका भी अपना एक योगदान रहा यूनिफिकेशन में। भले ये पूरा ना कर पाया, मतलब ये लड़ाई बीच में हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका योगदान नहीं था। तो हम लोग बेसिकली इटली में ये देखने वाले कि किन किन ने इटली की यूनिफिकेशन में अपना योगदान दिया, क्योंकि भले ही भारत आज़ाद कराया हमारे सभी वीर जवानों ने, लेकिन जो आज़ादी की लड़ाई में थे आज भी हम उनका नाम याद रखते हैं। तो इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी इटली के यूनिफिकेशन में आता है। हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया, हमने इटली का यूनिफिकेशन देख लिया, अब हम आते हैं ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन का टॉपिक अगर आप देखें तो इसमें लिखा है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ऐसा क्यों?
मैं बताती हूँ आपको। अभी क्या हो गया है, ब्रिटेन भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे जर्मनी था, जैसे इटली था, ब्रिटेन भी डिवाइडेड है। ऑफकोर्स वो डिवाइड होगा तभी तो उनको एक करेंगे, तभी तो यूनिफाई करेंगे। तो अब क्या होता है, अब ब्रिटेन में जो इंग्लैंड वाला पार्ट है वो बहुत प्रॉस्परस हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहाँ ग्रोथ हुई है, इस वजह से वो बहुत आगे बढ़ गया है। तो वहाँ की पार्लियामेंट प्रेशर बनाती है मोनार्क पे और कहती है कि तुम रूल में तो रहो, लेकिन तुम्हारी पावर हम लेंगे। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ जाती है। तो वो लोग मोनार्कियन कहते हैं कि क्योंकि इंग्लैंड पावर में है, तो वो कहते हैं कि चलो मान लेते हैं इनकी बात। तो अभी राजा तो है, लेकिन पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में है। तो अब इसके बाद इंग्लैंड सोचता है अब हम लोग भी बढ़े, हम भी अपना टेरिटरी आगे बढ़ाएं। तो वो स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। तो यहाँ क्या होता है, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जाता है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी प्रॉस्परस है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच साइन होता है एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके अकॉर्डिंग जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है वो सब हो गए हैं साथ। तो इनको अब ये बन चुका है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि अब इंग्लैंड के अंडर आ गया स्कॉटलैंड, तब स्कॉटलैंड के लोगों को इंग्लैंड की ही बात माननी है, उन्हीं की लैंग्वेज से लेके ड्रेस स्टाइल से लेके सब कुछ उन्हें उनका फॉलो करना है। तो अब स्कॉटलैंड की अपनी कोई पहचान नहीं रह गई है। अब हम आते हैं आयरलैंड पे। अभी आयरलैंड वाला पार्ट बचा है ना, क्योंकि देखो स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन में आयरलैंड भी आएगा। आयरलैंड कैसा है? आयरलैंड है दो हिस्सों में बटा हुआ, एक है रिपब्लिक और एक है सिंपल वाला आइलैंड। सिंपल मतलब ओनली आइलैंड में रहते हैं कैथलिक लोग, जो कि वेस्टर्न कल्चर को नहीं मानते, जो कि अपनी पुरानी रीति रिवाज को मानते हैं। वही प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथलिक के अपोजिट हैं। तो जो कैथलिक लोग हैं वो रहते हैं आइलैंड में, और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड में रहते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथलिक लोग कहते हैं कि हम लोग, अब कैथलिक जो है इनको, जो आइलैंड है इनको सपोर्ट करता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन चाहता है आइलैंड और प्रोटेस्टेंट, ये मतलब पूरा आइलैंड जो है एक तरह से वो हमारे साथ हो जाए। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो मतलब जो कैथलिक है वो कहते हैं हम प्रोटेस्टेंट के साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे में वुल्फ टोन जो है ये एक रिवोल्ट करते हैं 1798 में ये एक लड़ाई लड़ते हैं। याद रखिएगा 1798 में वुल्फ टोन एक लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कैथलिक और प्रोटेस्टेंट साथ नहीं होने चाहिए। आगे जाके एक एक्ट साइन किया जाता है जो है 1801 में एक एक्ट साइन किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आइलैंड आ गया है ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन रिपब्लिक आइलैंड अभी भी अलग है। तो वो एक सेपरेट कंट्री बन जाता है। वहाँ पे प्रोटेस्टेंट रहते हैं और कैथलिक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में आ जाते हैं आइलैंड के थ्रू। तो अभी ना ये सब साथ तो हो गए, लेकिन यूनिफिकेशन कैसे हो? कि यूनिफिकेशन मतलब कलेक्टिवनेस कैसे आए? तो कलेक्टिवनेस आती है ब्रिटेन के नेशनल फ्लैग के साथ। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ब्रिटेन को यूनिफिकेशन मिला, किस तरीके से उसे यूनिफाई किया गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से, क्योंकि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लानी है, अब लोगों को बताना है कि तुम अलग अलग नहीं हो। अभी तक तो लोग क्या थे ना, कोई स्कॉटलैंड का था, कोई इंग्लैंड का था, कोई आयरलैंड का था, तो सब अपने आप को अलग समझ रहे थे। लेकिन अब सब एक हो गए हैं, अब सब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में आ गए। तो क्या हुआ, ब्रिटेन का एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। उस फ्लैग के चलते सबको बताया गया कि अब तुम सब एक हो गए हो, अब तुम अलग अलग नहीं हो, अब तुम सब एक हो। ठीक है, तो ब्रिटेन का फ्लैग एक सिंबल बना रिप्रेजेंटेशन का, मतलब रिप्रेजेंट किया उसने कि अब ये सब जो है, हम सब जो है हम ब्रिटेन के हैं। तो अब हम आते हैं, देखो ये हमारा था जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के बारे में कि किस तरीके से यहाँ यूनिफिकेशन हुआ, किस तरीके से यूरोप में यूनिफिकेशन हुआ। अब हम आगे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि एक नेशन को, अच्छा हम इंडियन हैं, हम कैसे बताएं बाहर वालों को कि हम इंडिया के हैं? क्या प्रूफ है? हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारा एक तो नेशनल फ्लैग। अगर कोई भी हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं, ये अपनी टी शर्ट में इंडिया का फ्लैग बनाते हैं, वहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा जो है ये इंडिया से है। या फिर हमारा नेशनल एंथम होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अब यूरोप में यूनिफिकेशन हो गया, लेकिन अब इन लोगों को कैसे बताए कि तुम सब एक हो, तुम लोग अलग अलग नहीं हो? तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए कि अब हम सब एक हैं, यूरोप में क्या होता है, यूरोप में कुछ टेक्निक्स का यूज़ होता है जिसके चलते लोगों को ये पता चलता है कि अब हम अलग अलग नहीं है। मैं स्कॉटलैंड का, या तू आयरलैंड का, या तू जर्मनी का, या तू ब्रिटेन का, या तू कहीं का, या तो कहीं का, या तो फ्रांस का, मतलब हम लोग अलग नहीं है, हम सब एक हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में।
तो हम आ गए हैं विजुअलाइजिंग द नेशन में। तो यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जो है पर्सोनिफाइंग फेस ऑफ नेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब यूरोप, मैंने कहा जैसे कि वो यूनिफाई हो चुका है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है वहाँ, लेकिन कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए कुछ चीज़ें होती है जिनका यूज़ किया जा रहा है। नेशनलिज्म की फीलिंग लानी है लोगों के अंदर, कैसे लाई जाए? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इटली में क्या हुआ था। इटली में लोगों को पता ही नहीं चला, वो लोग वहाँ वॉर लड़ने चले गए, लेकिन उनको यही नहीं पता चला कि वो यूनिफाइंग नेशन को लेके वॉर लड़ा जा रहा है, ना कि किंग की वाइफ को किसी ने अगवा कर लिया इसलिए वॉर लड़ा जा रहा है। तो अभी लोगों तक ये चीज़ कैसे पहुँचाए? क्योंकि लिटरेसी भी है, इलिटरेसी भी है, कैसे ये सब बताया जाए? तो ऐसे में ना कुछ चीज़ों का यूज़ किया गया रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब टू रिप्रेजेंट कि आप जो हैं, आप इस देश के हैं, या फिर ये हमारे देश का हमारा देश इन विचारों पे। जैसे हमारे देश के लिए, हमारे देश की कुछ लाइन्स है जैसे कि अतिथि देवो भव, सत्यमेव जयते। तो ऐसे कुछ सिंबल्स जो है इनका यूज़ किया गया बाय दी नेशन, मतलब नेशंस ने यूज़ किया लोगों तक अपने बात पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी विचारधाराएं पहुंचाने के लिए कि हम इस सोच को रखते हैं। तो अब क्या हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम बहुत सिंबल्स जो थे वो यूज़ किए गए। इसमें एक एग्जांपल है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जैसे रेड कैप है, वो एक सिंबल यूज़ किया गया। तो ये सभी आइडियाज़ जो थे, मतलब बेसिकली मानना ये कि सभी जो ये सिंबल्स थे ये आइडिया बता रहे थे एक नेशन का, ठीक है। अब क्या हो गया, हर कंट्री जो है वो अपने नेशन के आइडिया को एग्जिबिट करने की कोशिश करिए। हर कंट्री ये चाह रही है वो बताए कि हम क्या हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग किन चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, ये सब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको क्या है, इसको एक फीमेल फिगर के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे हमारी फीमेल फिगर है भारत माता, ऐसे ही वहाँ पे फीमेल फिगर के थ्रू इस आइडिया को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जिसको एलिगरी कहते हैं। इसमें एक वर्ड है आपकी बुक में, उसका मतलब यही है सब कुछ, कि फीमेल फिगर के थ्रू किसी कंट्री के आइडिया को लोगों तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं एलिगरी। तो इसको यूज़ किया जा रहा था एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इन एलिगरी का यूज़ किया जा रहा था एज अ सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, लोगों को बताने के लिए कि हम क्या विचारधाराएं हमारी है। तो इसमें 2 एलिगरी का यूज़ किया, जिसको हम अब आगे पढ़ेंगे। इन एलिगरी के चलते नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। उनको बताया जा रहा था कि आप जो है आप एक नेशन हैं और आपका काम यही है कि आप अपने देश के हित के बारे में सोचें, ना कि आप अलग अलग विचार रखें। मतलब हमारा देश तो भाई दूसरा था या हमारा देश दूसरा था। अब ये फीलिंग्स जो थी ये सिंबल्स के थ्रू आ रही थी, और उन सिंबल्स को क्या कहेंगे, हम एलिगरी कहेंगे। तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स जो हैं वो एक हो गए हैं। तो अभी हम इसमें जर्मनी के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं। 1848 में एक रिवोल्ट लड़ा गया था जिसमें फेडरिक विलियम फोर को एक ड्राफ्ट दिया गया था, जिसमें ये लिखा था कि विलियम जो है वो किंग तो रहेंगे, पावर में रहेंगे, लेकिन वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकते। उनकी जो डिसीजन है या जो उनकी थोड़ी पावर है वो लिमिट हो जाएंगी, है ना। लेकिन फेडरिक विलियम ने मना किया कि नहीं, मैं तो ये, फेडरिक विलियम फोर ने कहा मैं ये नहीं मानता हूँ और मैं तो मोनार्की रूलर हूँ और मैं रहूँगा। तो उनका ये जितना भी उनके एफर्ट्स थे वो सब फेल हो गए। तो ऐसे में क्या हो गया, अब नेशनलिस्ट जो हैं, ये जो लिबरल्स हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, ये सब एक हो गए। तो अब जर्मनी को एक करने की बात हो गई, क्योंकि जर्मनी जो था वो डिफरेंट टेरिटरीज में बटा हुआ था, कुछ ऑस्ट्रिया में, कुछ डेनमार्क में, अलग अलग जगह बटा हुआ था। तो अब ये बात हुई कि जर्मनी को एक करते हैं। तो ऐसे में जो पर्सिया के मोनार्क थे उन्होंने कहा हम लोग करेंगे जर्मनी को एक। उन्होंने एक जिम्मा लिया, उन्होंने कहा हम जर्मनी को एक करेंगे, हम जर्मनी में नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे। तो ऐसे में जो चीफ मिनिस्टर थे पर्सिया के, वो आए ग्राउंड लेवल पर और उन्होंने कहा, उनका नाम है ऑटोन बिस्मार्क, याद रखिए नाम ऑटोन बिस्मार्क, आपकी बुक में है। उन्होंने ये कहा कि मैं करूँगा जर्मनी को एक, मैं नेशनल यूनिफिकेशन करूँगा। तो इसीलिए उन्होंने पर्सियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ स्ट्रैटेजी बनाई। अब जर्मनी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो 7 साल तक लड़ाई लड़ी गई, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। 7 साल तक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 3 वॉर हुए। किसके साथ हुए? ऑस्ट्रिया के साथ हुए, डेनमार्क के साथ हुए, फ्रांस के साथ हुए। एट दी एंड जर्मनी हो गया एक, मतलब यूनिफिकेशन हुआ, वो वॉर जीत गए, सब हो गया। तो 1871 जनवरी में यूनिफिकेशन हो चुका था। अब ये सब गए वर्सलाइज, ये सब वर्सलाई गए। वहाँ पे वर्सलाई एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पे इन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें आर्मी भी थी, ब्यूरोक्रेसी भी थी, हमारे ये
ऑटोन बेनमार्क भी थे, सभी थे वहाँ। और वहाँ पे जर्मनी के जो एम्पायर का राजा था वो केसर विलियम वन को बना दिया गया। अब केसर विलियम वन राजा तो बन गए, लेकिन कुछ चेंजेस भी आएंगे। तो चेंजेस कौन से आए? चेंजेस आए जो पर्सिया में चेंजेस आए थे, करेंसी को लेके, लैंग्वेज को लेके, वो सभी चेंजेस यहाँ भी अपनाए गए। चेंजेस कैसे? जैसे करेंसी हो गया, बैंकिंग लीगल सिस्टम हो गया, एक करेंसी होगी। पहले तो अलग अलग पार्ट्स में था जर्मनी, तो अलग अलग करेंसी थी, अब एक करेंसी है जर्मनी की। बैंकिंग लीगल सिस्टम हो गया था, और साथ ही में मतलब बहुत सारे चेंजेस थे जो अपनाए गए, जो कि पर्सिया में भी थे, अब वो इधर भी हो गए हैं, क्योंकि देखा देखी में ही हो रहा था सब। अब जैसे पर्सिया के चेंजेस यहाँ अपनाए गए, ऐसे ही जर्मनी के जो ये मॉडर्न प्रिंसिपल्स जो आ गए थे, जो पर्सिया से उन्होंने लिए थे, अब वो प्रिंसिपल्स आगे भी बढ़ रहे थे, क्योंकि और लोग भी उनको देख के प्रभावित हो रहे थे, और लोग चाहते अब हमारे यहाँ भी ऐसा हो। तो ये बात थी जर्मनी की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगी ऑटोन बेनमार्क का रहेगा, डेट का रहेगा कि कब जर्मनी ये जीते। थैंक यू। तो हमने पढ़ा विजुअलाइजिंग द नेशन में, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, एक है क्रिस्टिन मेरियन का, एक है जर्मेनिया का। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताती हूँ। क्रिस्टिन मेरियन ने तो बता दिया कि उनके फ्रांस का क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बताया कि एक तो आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लिबर्टी और रिपब्लिक करते हैं। लेकिन जर्मेनिया क्या बता रही है? जर्मेनिया बता रही है हीरोइज्म। फ्रांस का सिंबल जर्मेनिया जो है वो ये बता रही है कि हम हीरो हैं, मतलब वो हीरोइज्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कर रही है? क्राउन के थ्रू। क्राउन के थ्रू कैसे? क्योंकि जर्मनी के लोग समझते हैं कि ओक लीव्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है हीरोइज्म, और क्योंकि जर्मेनिया ने वो ओक लीव्स का ताज पहना है, तो इसका मतलब जर्मेनिया रिप्रेजेंट कर रही है हीरोइज्म फ्रांस जर्मनी में। तो ये चीज़ें ना बहुत छोटी होती है, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। इसमें आपको मेन ना एलिगेरी के बारे में याद रखना है। एलिगेरी हो गया, फिर जर्मेनिया हो गई, क्रिस्टिन मेरियन हो गया, इन तीनों के बारे में आपको ज़्यादातर याद रखना है। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आते हैं नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म में। नेशनलिज्म क्या हुआ? फीलिंग। देखो, नेशनलिज्म पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा तो आपको रट गया होगा, मेरे को लगता है कि अपने देश के प्रति प्यार करना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश को अपने देश के लिए मतलब अच्छे विचार रखना, है ना। अगर नेशनलिज्म सबके अंदर हो ना, तो देश कामयाबी हमेशा करे। अब आते हैं हम इम्पीरियलिज्म में। इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि अपने देश के प्रति भावना, तो अब मैं बोल रही हूँ मेरा देश बहुत अच्छा है, मेरा भारत महान है, मेरा देश सबसे बढ़िया है, मैं तो किसी और देश में जाके नहीं रहना चाहती। ये मेरे देश के प्रति मेरी भावना है, नेशनलिज्म है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा देश ही बढ़िया है और दूसरे देश बढ़िया नहीं है, तो मैं इन देशों को अपने अंडर ले लेती हूँ। ये हुआ इम्पीरियलिज्म, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना इज नेशनलिज्म, लेकिन दूसरे देश को डोमिनेंस करना, या दूसरे देशों को समझना कि ये हमसे छोटा है और अब हम इनसे अपने कब्जे में लेते हैं, इसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म। तो अब यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट था, इसमें जितनी भी कंट्रीज थी, यहाँ सब एकजुट हो गए थे, सब लोग साथ में हो गए थे। लेकिन मतलब अलग अलग कंट्रीज की जो डिफरेंट ये लोग टेरिटरीज या डिफरेंट ये किंगडम्स में ये लोग जो बदले हुए थे ना, ये सब एक हो चुके हैं, है ना। लेकिन अब इनके मन में नेशनलिज्म की भावना तो आ गई थी, अब वो भावना तब्दील हो रही है इम्पीरियलिज्म में। और कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है? नेशनलिज्म आ गया है, लेकिन अब ये इम्पीरियलिज्म क्यों आया है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या हुआ है? हमने एक बाल्कन रीजन देखा है। बाल्कन रीजन मतलब एक पर्टिकुलर जगह है, मान लो ये एक एरिया है, इसके आसपास कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है। ये जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ना भाषा को लेके ना रिवाजों को लेके, बिल्कुल अलग है। तो ये कंट्रीज जो है ये साथ रहती है, लेकिन एथनिक वेरिएशन में है, बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। इनको रूल करते हैं ऑटोमन एम्पायर वाले लोग। ऑटोमन एम्पायर आपको याद होना चाहिए, टर्की इस्लामिक रूलर्स जो थे वो ऑटोमन एम्पायर में थे, वो रूल करते थे इनको, किनको? बाल्कन को। यहाँ के लोगों को कहते हैं सलाव्स, यहाँ के लोगों को सलाव्स कहते हैं, ठीक है। जो बाल्कन के लोग थे उनको सलाव्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन आ गया। क्या हुआ? आगे जो रूलर्स आ रहे थे वो कमजोर होने लगे। तो ऐसे में ये जितनी भी कंट्रीज थी ना आसपास की, इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से ही इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कह दिया। इन्होंने कहा अब हम जो है हम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अब जब रूलर कमजोर हो गया है तो कंट्रीज पे इतना तो हो गया, पावर हो जाएगी ना कि वो लोग उनको कहेंगे कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट है, अब तुम हमारे रूलर नहीं हो। तो अब क्या हो गया, क्योंकि अब इन सबको आज़ादी मिल गई, इन्होंने सोचा अब क्यों ना हम अपनी टेरिटरी को बड़ा करें, मतलब हम अपने एम्पायर को बड़ा करें। जैसे मैंने बताया कि
इंग्लैंड ने सोचा मैं अपने एम्पायर को बड़ा करूं, तो उसने स्कॉटलैंड पे लड़ाई की, स्कॉटलैंड को अपने अंडर दिया, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गया। अब इधर ऐसा ही हुआ है, जो ये स्लाव्स है, ये जो बाल्कन के आसपास की जो ये कंट्रीज है, ये सब सोच रही हैं कि हम लोग जो है हम पावर में आते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक दूसरे से लड़ाई हो रही है ताकि हम सब एक बन जाए। हर कंट्री ये चाहती है कि दूसरा बंदा हमारे अंडर में आए। ये सब यूनिफिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि दूसरी कंट्री चाहती है कि ये वाली जैसे ये कंट्री है, तो ये चाह रही है कि ये वाला इंसान मेरे अंडर आए, ये इंसान जो ये चाह रहा है ये वाली कंट्री मेरे अंडर आए। तो इस तरीके से रूल्स हो रहे हैं, इस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब क्या हो गया है, अब लड़ाइयाँ चल रही है, इनकी आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही है। जो आसपास की कंट्रीज थी ना, ये सोची थी हम पावर में आए, हम पावर में आए, तो ये आपस में लड़ रही थी। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के जो ये बिग पावर वाली कंट्रीज थी, कौन थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो बिग कंट्रीज थी, इन्होंने एंट्री मारी। तो अब क्या हुआ, यूरोपियन मेजर पावर्स वाली जो कंट्रीज थी, जर्मनी और फ्रांस, इन लोगों ने वहाँ एंट्री मारी। इन्होंने कहा अब हम भी यहाँ लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, क्योंकि उनका भी सेल्फ मोटिव था। उन्होंने सोचा कि अगर मान लो किसी भी XYZ एक कंट्री है, उसके साथ ये लोग जुड़ जाते हैं, तो वहाँ इनकी एंट्री एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब वहाँ पे ये अपनी टेरिटरी बना सकते हैं, वहाँ ये अपना शासन चला सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये बड़ी कंट्री थी, तो ये डोमिनेट करती उन लोगों को। तो इन्होंने ये सब सोचा। तो अभी क्या हुआ, अब हर जगह लड़ाई हो रही है, मतलब पूरे यूरोप में लड़ाई हो रही है। जो लड़ाई सिर्फ एक छोटी सी जगह बाल्कन से शुरू हुई, अब वो पूरे यूरोप में फैल गई है। इससे क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब देखो, आप पे एक क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने कराया, तो आप यूरोपियन कंट्रीज को नहीं बोल सकते हो, आप कहोगे बाल्कन ने कराया। बाल्कन की ये जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, इनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इन्होंने शुरुआत करी, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अब क्या हो गया, अब आ गई है सुप्रीम फोर्सेस। मतलब सुप्रीम फोर्सेस हो गई एंटी इंपीरियलिज्म, जो कि इंपीरियलिज्म जो ये भावना थी ना जिन लोगों में, इनके अगेंस्ट कर रहे हैं अब ये लोग काम। ये क्या काम कर रहे हैं, ये कॉलोनीज में जाके नेशनलिज्म की भावना जगा रहे हैं लोगों में। मतलब एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एक तरफ ये भावना चल रही है कि हमारा देश बड़ा है और कोई देश बड़ा नहीं है, हमें दूसरे देश में अपना शासन करना है, हमें दूसरे देश में अपनी टेरिटरी करनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंटी इंपीरियलिज्म बन के आए और उन्होंने नेशनलिज्म की भावना लोगों में पहुँचाई। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके अंडर जो कंट्रीज़ आती है उसमें कैसे नेशनलिज्म की भावना जगी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने इस चैप्टर में सब पढ़ा कि यूरोप के बारे में, फ्रांस के बारे में। फ्रांस क्या था, जिसने सबसे पहले नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी अपनाई, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जितना भी जो भी मेजर पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप वीडियोस बार बार देखिएगा। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारी, मैं तो आपको ये बोलूँगी कि देखो, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर चैप्टर में 2-2 3-3 नाम है। मेरे को खुद को याद हो गए, तो आई होप आपको तो हो ही गए होंगे याद, क्योंकि मैं तब से हर जगह देखो कुछ ना कुछ नाम वापस आ रहा है। जैसे बाल्कन में हमारे इस्लामिक जो थे, इन्होंने ये रूल करते थे। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी थी कि हमारा टर्की जो इस्लामिक है, जो ये ऑटोमन एम्पायर है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये यहाँ रिपीट हुआ तो मैंने आपको फिर से बताया। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। तो अब क्या हो गया है, अब लड़ाइयाँ चल रही है, इनकी आपस में ही लड़ाइयाँ चल रही है। जो आसपास की कंट्रीज थी ना, ये सोची थी हम पावर में आए, हम पावर में आए, तो ये आपस में लड़ रही थी। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के जो ये बिग पावर वाली कंट्रीज थी, कौन थी, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो बिग कंट्रीज थी, इन्होंने एंट्री मारी। तो अब क्या हुआ, यूरोपियन मेजर पावर्स वाली जो कंट्रीज थी, जर्मनी और फ्रांस, इन लोगों ने वहाँ एंट्री मारी। इन्होंने कहा अब हम भी यहाँ लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, क्योंकि उनका भी सेल्फ मोटिव था। उन्होंने सोचा कि अगर मान लो किसी भी XYZ एक कंट्री है, उसके साथ ये लोग जुड़ जाते हैं, तो वहाँ इनकी एंट्री एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब वहाँ पे ये अपनी टेरिटरी बना सकते हैं, वहाँ ये अपना शासन चला सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये बड़ी कंट्री थी, तो ये डोमिनेट करती उन लोगों को। तो इन्होंने ये सब सोचा। तो अभी क्या हुआ, अब हर जगह लड़ाई हो रही है, मतलब पूरे यूरोप में लड़ाई हो रही है। जो लड़ाई सिर्फ एक छोटी सी जगह बाल्कन से शुरू हुई, अब वो पूरे यूरोप में फैल गई है। इससे क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। अब देखो, आप पे एक क्वेश्चन आएगा
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसने कराया, तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं बोल सकते हो, आप कहोगे बाल्कन ने कराया। बाल्कन की ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, इनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इन्होंने शुरुआत करी, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अब क्या हो गया, अब आ गई है सुप्रीम फोर्सेस। मतलब सुप्रीम फोर्सेस हो गई एंटी इंपीरियलिज्म, जो कि इंपीरियलिज्म जो ये भावना थी ना जिन लोगों में, इनके अगेंस्ट कर रहे हैं अब ये लोग काम। ये क्या काम कर रहे हैं, ये कॉलोनीज में जाके नेशनलिज्म की भावना जगा रहे हैं लोगों में। मतलब एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एक तरफ ये भावना चल रही है कि हमारा देश बड़ा है और कोई देश बड़ा नहीं है, हमें दूसरे देश में अपना शासन करना है, हमें दूसरे देश में अपनी टेरिटरी करनी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंटी इंपीरियलिज्म बन के आए और उन्होंने नेशनलिज्म की भावना लोगों में पहुँचाई। तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके अंडर जो कंट्रीज़ आती है उसमें कैसे नेशनलिज्म की भावना जगी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने इस चैप्टर में सब पढ़ा कि यूरोप के बारे में, फ्रांस के बारे में। फ्रांस क्या था जिसमें सबसे पहले नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी अपनाई, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जितना भी जो भी मेजर पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप वीडियोस बार बार देखिएगा। और मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारी, मैं तो आपको ये बोलूँगी कि देखो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर चैप्टर में दो दो तीन तीन नाम है। मेरे को खुद को याद हो गए, तो आई होप आपको तो हो ही गए होंगे याद, क्योंकि मैं तब से हर जगह देखो कुछ ना कुछ नाम वापस आ रहा है। जैसे बाल्कन में हमारे इस्लामिक जो थे, इन्होंने ये रूल करते थे। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी थी कि हमारा टर्की जो इस्लामिक है, जो ये ऑटोमन एम्पायर है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये यहाँ रिपीट हुआ तो मैंने आपको फिर से बताया। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।